गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम पादप कार्य की फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन शब्द का गठन दो शब्दों से होता है, वाष्प प्लस उत्सर्जन, यानी कि भाप का उत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन। तो इसकी परिभाषा जो है वो पादपों के लिए ऐसे होगी कि पौधे के जो वायवीय अंग होते हैं उनके द्वारा जल को वाष्प के रूप में त्यागना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधे के वायवीय अंगों में जैसे उसका तना, पत्तियां या फिर उसके पुष्प, फल, इन सब के द्वारा जल का उत्सर्जन करना वाष्प के रूप में, जल का पौधे के वायवीय भागों के द्वारा वाष्प के रूप में त्याग होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वायवीय भाग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये भाग वायु के अंदर, वायवीय वायु के अंदर रहने वाले अंग हैं। वाष्पोत्सर्जन जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, जिसे हम स्ट्रोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। सेकंड है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, जिसे हम क्यूटिकलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और थर्ड है वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, जिसे हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्र क्या होते हैं? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन नाम से पता चलता है कि ये एक रंध्रों से होने वाली भाप का उत्सर्जन है। रंध्रों के द्वारा वाष्प का उत्सर्जन पौधे के जिन भागों में हो रहा है उसे हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन या स्ट्रोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। स्ट्रोमेटा या रंध्र होते हैं पत्तियों के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं पादपों में, उन्हें हम रंध्र कहते हैं। पत्तियों के ऊपर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र, सूक्ष्म छेद, उन्हें हम रंध्र कहते हैं। और इनके द्वारा होने वाला जल का उत्सर्जन वाष्प के रूप में, उसे हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि पादपों में पत्तियों की सतह में उपस्थित रंध्रों द्वारा जल की हानि। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हानि क्यों लिखा? तो जल का उत्सर्जन हो रहा है, परंतु जल पादप के लिए अति आवश्यक होता है। तो जो चीज़ हमें आवश्यक है और वो हमारे पास नहीं है, वो हमसे अलग हो रही है, तो ये हमारे लिए लॉस होता है। तो पादपों को जल की ज़रूरत होती है, पर जल वाष्प बन के उड़ रहा है, तो ये पादपों के लिए जल की जो है वो हानि होती है। लेकिन ये पादपों का एक हानिकारक गुण होता है जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आप ये समझेंगे कि पत्तियों की सतह पर उपस्थित जो छोटे छोटे पोर होते हैं, जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उनके द्वारा होने वाली जल की हानि को रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और संपूर्ण वाष्पोत्सर्जन जो पादप के अंदर हो रहा है, अगर हम उसे 100% माने तो कुल वाष्पोत्सर्जन का 50 से लेकर के और 97% भाग जो है वो इसी विधि के द्वारा संपन्न होता है। तो सबसे ज़्यादा पादप के अंदर वाष्पोत्सर्जन जो अंग करते हैं वो है पत्तियां। दूसरा है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों के अलावा कुछ कुछ पादपों में क्या होता है कि एक मोटी उपत्वचा पाई जाती है पत्तियों के ऊपर या फलों के ऊपर। तो उनमें क्या होता है, छोटे छोटे रंध्र होते हैं जो क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। लेकिन इसे उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन क्यों कहते हैं? मरुस्थलीय पादपों में क्या होता है, जल की उपलब्धता बहुत कम होती है। जैसे हमारे घरों में गार्डन में अगर पादप लगे हुए हैं तो उनमें एक बार वाष्पोत्सर्जन होने के बाद हम लोग उन्हें वापस से पानी दे देते हैं तो वो जल का अवशोषण कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही मरुस्थलीय पादपों के अंदर भी होने लगे, मरुस्थलीय पादप भी बार बार वाष्पोत्सर्जन करने लगे, तो उनको जल की उपलब्धता होती नहीं। मरुस्थल में जल बहुत कम होता है,
इसीलिए वहाँ के पादप एक अनुकूलन करते हैं, अपने आप को कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में। उनकी जो पत्तियां होती हैं वो अपने ऊपर एक मोटी परत क्यूटिकल की ले आती हैं, एक उपत्वचा जिसे हम कहते हैं। रंध्र नॉर्मली पादप की पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं, लेकिन बाह्य त्वचा के ऊपर एक और लेयर त्वचा की होती है जिसे हम उपत्वचा कहते हैं या क्यूटिकल कहते हैं। लेकिन ये क्यूटिकल कुछ कुछ जगहों पर टूटी होती है जहाँ से होकर के रंध्र जो है वो सीधे वायुमंडल के संपर्क में आ जाते हैं और वहाँ से जल की हानि हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर क्यूटिकल जो है वो पत्तियों को ढके रहती है, पादप के वायवीय भागों को ढके रहती है, ताकि वहाँ से जो उपत्वचा है वो एकदम मोटी लेयर बना के रखे और बाह्य त्वचा के जो रंध्र हैं वो जल की हानि ना कर सके। लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ पर क्यूटिकल बहुत पतली होती है या फिर टूटी फूटी होती है, वहाँ पर उपत्वचा दिखाई नहीं देती, वहाँ से रंध्र जो हैं वो जल की हानि करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पादप के अंदर होने वाले काफ़ी सारे वाष्पोत्सर्जन में सिर्फ 2 से 3% वाष्पोत्सर्जन ही उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन होता है, क्योंकि ये वाष्पोत्सर्जन अगर उपत्वचा पतली है या फिर कटी फटी है उसी वजह से हो सकता है। लेकिन यदि एकदम से सुविकसित क्यूटिकल है पादप के वायवीय भागों पर तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। तो मरुस्थलीय पादपों में पाए जाने वाला वाष्पोत्सर्जन विशेषता होता है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। तीसरा है हमारा वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अब हम देखते हैं कि रंध्र जो है और वातरंध्र, नाम तो एक ही लग रहा है, इससे इनका कार्य भी समान होता है लेकिन कुछ हद तक। वातरंध्र जो है वो पादप के किसी भी भाग पर पाए जा सकते हैं, लेकिन रंध्र जो है वो केवल पत्तियों पर पाए जाते हैं। तो वातरंध्र फलों व तने पर भी पाए जा सकते हैं और ये छोटे छोटे छेद ही होते हैं जिनमें से होकर के गैसों का आदान प्रदान होता है। लेकिन जल का गैसीय रूप है वाष्प, तो गैस के साथ साथ जल के गैसीय रूप वाष्प का भी उत्सर्जन हो जाता है। लेकिन कुल वाष्पोत्सर्जन का 0.1% यानी कि नगण्य भाग ही इस वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के थ्रू किया जाता है। तो पत्तियों के द्वारा होने वाला वाष्प का उत्सर्जन रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। मरुस्थलीय पादपों में अगर क्यूटिकल कटी फटी है तो वहाँ से होने वाला वाष्पोत्सर्जन उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, और तने व फलों के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उनके द्वारा होने वाली जल की हानि को वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन से होता है, उससे कम जो होता है वो उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन से, और नगण्य बिल्कुल कम जो है वो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है यानी कि वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो ये हैं वाष्पोत्सर्जन के तीनों प्रकार। इनमें सबसे ज़्यादा मुख्य जो है वो है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन को समझने से पहले हमें इसकी जो कंडीशंस हैं उनको समझना होगा। आइए हम देखते हैं। पत्ती की दोनों सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं और जिस सतह पर रंध्र पाए जाते हैं उसी आधार पर उस पत्ती को नाम दिया जाता है। तो हर तरीके की पत्ती के दोनों ओर रंध्र नहीं पाए जाते और हर तरीके की पत्ती के ही सिर्फ एक तरफ रंध्र नहीं पाए जाते। तो अलग अलग तरीके की पत्तियां होती हैं रंध्रों के आधार पर। तो पत्ती पर पाए जाने वाले रंध्रों के आधार पर संपूर्ण पादप जगत में जितनी भी पत्तियां हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है अधोरंध्री पत्ती या हाइपोस्टोमेटिक लीफ। अधो का मीन्स है जिस पत्ती की अधर सतह पर रंध्र पाए जाएं। अधर मीन्स होता है निचली सतह। अधर सतह पर अगर रंध्र पाए जाते हैं तो उसे अधोरंध्री पत्ती कहते हैं।
द्विबीजपत्री पादपों में ज़्यादातर यही पत्तियां पाई जाती हैं। उदाहरण है जैसे आप सेब या संतरे की पत्तियां हैं। इन सब में रंध्र केवल पत्ती की अधर सतह पर ही पाए जाते हैं, ऊपरी सतह के ऊपर कोई भी रंध्र नहीं पाया जाता। दूसरा है उभयरंध्री पत्ती। जिस पत्ती की दोनों सतहों के ऊपर रंध्र पाए जाते हैं उसे हम उभयरंध्री यानी कि दोनों तरफ रंध्र उपस्थित हैं, उभयरंध्री पत्ती कहते हैं। उदाहरण के लिए सारे के सारे एक बीजपत्री पादप हैं जैसे मक्का, जई व अन्य घास पादप जो हैं उनमें उभयरंध्री पत्ती या एम्फिस्टोमेटिक लीफ पाई जाती है। तीसरी है अधोरंध्री पत्ती। जब दोनों तरफ के लिए आपके पास व्याख्या है तो आप इसे भी आप समझा सकते हैं। जैसे जिस पत्ती की केवल ऊपरी सतह पर रंध्र उपस्थित हो उसे हम अधिरंध्री पत्ती कहते हैं। ये ज़्यादातर जलीय पादप जो हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं, जल के ऊपर तैरने वाले, उनमें पाया जाता है। जैसे वाटर लिली या कुमुदनी, और इसी आधार पर इन्हें हम कुमुदनी प्रकार भी कहते हैं। कमल के पादप को हम कुमुदनी कहते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें पत्तियां जो हैं वो तैरने वाली होती हैं। इसी के कारण कुछ पादप जो पानी के ऊपर तैरते हुए पाए जाते हैं उनमें ये अधिरंध्री पत्तियां पाई जाती हैं। उनमें रंध्र केवल पत्ती की ऊपरी सतह पर होते हैं क्योंकि वही सतह जो है वो वायु के साथ संपर्क में रहती है। तो ये थी तीनों प्रकार की पत्तियां, अधोरंध्री पत्ती, उभयरंध्री पत्ती तथा अधिरंध्री पत्ती। पत्तियों के ऊपर जो रंध्र पाए जाते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक खुले रंध्र होते हैं, दूसरे बंद। तो एक ही रंध्र की दो स्थितियां हो सकती हैं। जैसे ये एक रंध्र की संरचना है, इसमें दो मुख्यतः द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। जब ये द्वार कोशिकाएं जल का अवशोषण करके फूली हुई अवस्था में होती हैं तो ये रंध्र को खोल देती हैं। ये है वात रंध्र। जब ये दोनों कोशिकाएं फूल जाती हैं तो ये रंध्र को खोल देती हैं। इनमें से होकर के गैसों का आदान प्रदान हो सकता है। यदि इनमें से जल बाहर निकल जाए तो ये कोशिकाएं जो है स्थिर हो जाती हैं और ये रंध्र को बंद कर देती हैं। तो इन कोशिकाओं के अंदर जल जो है वो प्रचुर मात्रा में कभी अंदर भर जाता है और कभी इनमें से जल का निष्कासन हो जाता है। ये जो दो कोशिकाएं हैं इनको द्वार कोशिकाएं कहा जाता है क्योंकि ये रंध्र का द्वार बनाती हैं, और ये इसके बाहर की जो एक एक परत कोशिकाओं की होती है इसे हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं। इन्हीं कोशिकाओं की वजह से पत्तियों के रंध्र खुलते व बंद होते हैं। तो ये है रंध्र की संरचना, बिल्कुल सिंपल है। रंध्र की संरचना में दो मुख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं, और उसके अलावा एक बाहर की परत होती है जिसे हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं। जब इन कोशिकाओं के अंदर द्वार कोशिकाओं में जल भर जाता है तो ये फूल जाती हैं और ये रंध्र को खोल देती हैं, और जब इनमें से जल बाहर निकल जाता है तो ये शिथिल अवस्था में आ जाती हैं और यहाँ से जल बाहर निकल जाता है और रंध्र बंद हो जाता है। इन्हीं रंध्रों में से होकर के पत्तियों के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है। पत्तियों को कौन सी दो गैसें चाहिए? CO2 व कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के लिए तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए। पादप श्वसन करने के लिए तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए रंध्रों पर निर्भर रहते हैं। पत्ती के ऊपर जितने रंध्र हैं उनमें से गैसों का आदान प्रदान होता है और इन्हीं में से होकर के जल भी वाष्प के रूप में उड़ता रहता है। तो जब रंध्र खुला है तो गैसों का आदान प्रदान होगा, जल भी वाष्प बनकर उड़ेगा क्योंकि वाष्प जो है वो जल की गैसीय अवस्था होती है, और जब रंध्र बंद होते हैं तब गैसों का आदान प्रदान नहीं होता। तो ये थी रंध्र की संरचना। आई होप यहाँ तक का लेसन आपको समझ में आया होगा।
अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।